our chapter how do organisms reproduce. In my last lecture we talked about asexual reproduction. Now it's time to move to the next topic, that is sexual reproduction. Okay, so first thing is, what is sexual reproduction? Okay, so sexual reproduction is where the new progeny born due to the fusion of two type of gametes. Okay, मीन्स कि जहाँ पर एक नई प्रोजेनी, एक जो नई जनरेशन बन रही है, वो दो टाइप के गैमीट्स से टर्म कहा जाता है कि दो टाइप की सेल्स जो हैं दो डिफरेंट पेरेंट से उनको मिलेंगी. पेरेंट एक भी हो सकता है बट वो दो टाइप की सेल होंगी, मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं उनके फ्यूजन से जब एक प्रोजेनी बन रही है तब हम उसको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. राइट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वर्ड में ही आ रहा है सेक्स. सेक्स मतलब जो जेंडर है किसी का, राइट, फीमेल हो सकता है या मेल हो सकता है. तो जब दो डिफरेंट सेक्सेस के जो गैमीट्स होते हैं उनके मिलने से एक नई प्रोजेनी बन रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट थिंग इज, अभी तक हमने देखा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो ही रहा था, नई प्रोजेनी बन ही रही थी. तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एग्जिस्टेंस है, वो क्यों है और उसकी क्या इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हाईएस्ट कैटेगरी में रखते हैं. हम बोलते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसके बहुत से रीजन है. रीजन नंबर 1 इज ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. मतलब जैसे हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, इजीली था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हो जा रहा है या हमने कहा फ्रेगमेंटेशन से हो जा रहा है, बहुत सिंपल से तरीके से. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं जो एक के बाद एक हो रहे हैं. उसके कारण उसके बाद लास्ट में आपको जाके उससे कोई नई प्रोजेनी मिल रही होती है. एक बहुत लंबा टाइम, एक बहुत बड़ा सीरीज होती है इवेंट्स. उसके बाद दूसरी चीज इसकी स्पेशलिटी यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे हमने इस सेक्शन में कहा था कि हमेशा उसमें प्रोजेनी क्या बनती है, क्लोन बनती है. वो पेरेंट के आइडेंटिकल होती है. और जहाँ पर भी प्रोजेनी क्लोन है वहां पर कभी भी कोई वेरिएशन के चांसेस हो ही नहीं सकते. उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकता. लास्ट हमने जब अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात में मैंने आपसे कहा भी था कि मैं इसको आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे समझाऊंगी. तो देखिए, वेरिएशन का मतलब हो गया, लाइक अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखूँ, सबसे इजी एग्जांपल आलू को ले लिया मैंने. आलू में हमने कहा कि पोटैटो ट्यूबर आती है, पोटैटो ट्यूबर्स आती है, वहां पर से एक नया जो प्लांट है वो ओरिजिनेट हो जाता है. ऑब्वियसली बात है, उसी आलू से बना हुआ है, एक सिंगल से बना हुआ है, तो क्या होगा, बिल्कुल उसी का क्लोन बनेगा. उसमें भी जो आलू लगेंगे वो भी जो पैटर्नल पोटैटो था उसका जैसा ही होगा, राइट. तो इनमें कभी भी कोई वेरिएशन नहीं आ सकता. आलू जमाने से ऐसे ही दिखते आए हैं, आज जैसे दिखते हैं. आप अदरक ले, आप कोई भी मतलब किसी भी ऐसी चीज को ले जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, आपको उनमें कभी भी वेरिएशन नहीं होती. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आज के जो हमारा जो इकोसिस्टम में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें हमें सरवाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, दैट इज वेरिएशन. अगर हमें वेरिएशन ना आए तो शायद हमारी स्पीशीज खत्म हो जाए. आप खुद सोचिए कि जब हम बात करते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हम बंदर, मतलब एक कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं कि बंदर थे, तो हम अगर उस टाइप के उसमें देखें तो क्या थे, वो पहले 4 पैरों से चलने वाला एक कोई एनिमल टाइप था. वो 4 पैरों से चलता था, जंगल के अंदर रहता था. उसमें वेरिएशंस आए, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, धीरे धीरे वेरिएशंस आए. वेरिएशन से आज हम ह्यूमंस बने हैं सारे के सारे. अगर हम वही होते, मान लीजिए कि जो मंकीज थे उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता, तो मंकी से मंकी ही रहते ना. और उसके बाद क्या होता, धीरे धीरे ऑब्वियसली बात है, वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है, जंगल जो है वो खत्म हो रहे हैं. तो उसके कारण इन जो भी ये हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी आप देख रहे हैं नंबर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास सर्वाइवल के चांसेस ही नहीं. वो उनको एक फिक्स कंडीशन की आदत है, वो उसमें ही सर्वाइव कर सकते हैं. उनको और कुछ नहीं मिलेगा तो वो नहीं कर पाएंगे, राइट. तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो वेरिएशन आता नहीं. वेरिएशन नहीं आता तो हम आज के जो प्रेजेंट ह्यूमन है वो कैसे बनता, होमो सेपियंस जिसे हम कहते हैं, वो कैसे बनता, राइट. अब बात आती है फिर ये वेरिएशन कैसे आते हैं, वेरिएशन का रीजन क्या है. वेरिएशन का रीजन है जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली लाइन बोली कि 2 टाइप ऑफ गैमीट होंगे. ठीक है, 2 टाइप ऑफ गैमीट. मार्केट थोड़ा सा स्लो है, मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके कारण हो सकता है आपको क्लियर नजर ना आए. बट इसमें 2 टाइप के गैमीट होते हैं. एक गैमीट होता है जो कि किसी मेल मेंबर से मिल रहा होता है,
दूसरा होगा जो किससे मिलेगा, फीमेल मेंबर से मिलेगा, राइट। एक मेल मेंबर से मिलेगा, एक फीमेल मेंबर से मिलेगा। तो उसके कारण क्या होगा, मेल मेंबर और फीमेल मेंबर दो से क्योंकि हमें मिल रहे हैं, एक नई प्रोजेनी बनने के लिए गैमीट्स मिल रहे हैं, तो उन दो के डीएनए तो अलग अलग हैं। हमने डीएनए पिछले उसमें भी बात करी थी, जिसमें कि हमारे सारे के सारे क्वालिटीज होती हैं, हमारा जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी दिख रही है ये हमारे डीएनए में होती है, राइट। अब क्या है, अब क्योंकि प्रोजेनी में दो लोगों के डीएनए आ रहे हैं, आधा एक मदर से आ रहा है, आधा फादर से आ रहा है, मीन्स आधा जो है वो फीमेल जो हमें गैमीट मिल रहा है उससे हो रहा है, आधा मेल गैमीट से हो रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण हमेशा वेरिएशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर 1% वेरिएशन फीमेल गैमीट में हुआ है, 1% वेरिएशन मेल गैमीट में हो गया, तो जो प्रोजेनी बनेगी उसमें तो ऑटोमेटिकली 2% वेरिएशन हो गया ना। ऑल्दो ये वेरिएशन बहुत स्लो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वेरिएशन आपको एक जनरेशन में आते ही आपको बिल्कुल चेंज दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट एक बहुत स्लाइड चेंज होता है, जो कि क्या कहता है, हमको कहीं ना कहीं इस एनवायरमेंट में बनाए रखने के लिए उसका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। क्योंकि हम चेंज हो रहे हैं, ये भी तो बात सच है कि एनवायरमेंट भी तो लगातार चेंज हो रहा है। आप देखिए अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, राइट। और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सारी कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है, एनवायरमेंटल कंडीशन, एयर में देखिए पोल्यूशन ज्यादा है। अगर हम में इतने वेरिएशन ना आए तो फिर तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, हो जाते हम भी अभी तक शायद चले गए होते एक्सट्रीम में, लेकिन हम हैं, हमारी इंडिविजुअल हम सबके सब मौजूद है। इसका मीनिंग क्या है कि हमने अपने को एनवायरमेंट के, हमारा और एनवायरमेंट के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, और ये बैलेंस बनने का रीजन क्या होता है, ये वेरिएशन होता है। और वेरिएशन किससे आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है, राइट। तो वेरिएशन का मतलब हो गया कोई भी ऐसे चेंजेस जो कि हमको एनवायरमेंट के लिए, देखिए ऑल्दो वेरिएशन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कभी किसी में सडन आया हुआ, म्यूटेशन के थ्रू आया हुआ अगर कोई वेरिएशन है। म्यूटेशन मतलब हमारे डीएनए में केवल एक सिंगल % के डीएनए में सडनली कोई चेंज आ गया, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन वेरिएशन सडन चेंज नहीं होता, वेरिएशन है कंटिन्यूअस चेंज जो लगातार हर बार होते रह रहा है हमारे डीएनए में। अब वो एक्चुअली थोड़ा सा डीप टर्म है, तो आपको बहुत ज्यादा डीप बता के एज सच हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आपको आपकी लेवल तक का बढ़ाना है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि वो डीएनए में कुछ होता है। ये डीएनए का अगर हम क्रोमोसोम में देख रहे होते हैं ना, ये क्रोमोसोम का हमने स्ट्रक्चर बनाया होता है इस टाइप का, ये भी आपको साफ नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, तो ट्राई कर देती हूँ। ऐसे टाइप का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो इन क्रोमोसोम्स में होता क्या है कि जिस समय ये क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे होते हैं, लाइक जब हमने कहा कि दो गैमीट मिल रहे हैं, ठीक है, दो गैमीट जो होते हैं इनका क्रोमोसोम नंबर हमारा जो हमारे, जैसे हम ह्यूमंस पे ही बात कर रहे हैं, ह्यूमन में दो गैमीट है, मेल और फीमेल गैमीट, और ह्यूमन में क्रोमोसोम जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो भी मेल गैमीट या फीमेल गैमीट मिलता है उसमें 23 सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे, 23 मेल गैमीट में होंगे, 23 फीमेल गैमीट में होंगे। इसीलिए जब ये दोनों मिलेंगे तो अगेन ये क्या बन जाएंगे, 46 बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट फॉर्मेशन होती है उनमें गैमीट में हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दो टर्म्स आ जाते हैं। इनमें से डिप्लॉइड का मतलब होता है सेम क्रोमोसोम नंबर, जैसा कि पेरेंट का है वही क्रोमोसोम नंबर अगर किसी का है उसे हम डिप्लॉइड कहेंगे। अगर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर का आधा हो चुका है तो उसे हम हैप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा जो गैमीट्स होते हैं उन गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, पेरेंट का हाफ होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड सेल्स होती है, जो भी गैमीट्स हैं ये एक हैप्लॉइड सेल होती है, ठीक। यानी कि इसमें क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे ह्यूमन के केस में, ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हीं क्रोमोसोम्स में जब ये अलग हो रहे होते हैं, लाइक एक सेल जो होती है माइटोसिस और मियोसिस, आई थिंक कभी आपने क्या 9th में पढ़ा है या कभी पढ़ रखा है तो ओके, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक अलग से मैं क्लास दे दूंगी जिसमें आपको माइटोसिस और मियोसिस समझा दूंगी, इतना कि आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझ जाएं, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस होती है, इसमें से जो मियोसिस एक प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एक जो पैटर्नल सेल होती है, पेरेंट की सेल जो है वो दो डॉटर सेल में टूट रही होती है जब, तो वो दो डॉटर सेल में जब टूटती है उस समय तो पहले उसका नंबर सेम रहता है, फिर ये जो एक डॉटर सेल है ये अगेन दो डॉटर सेल में टूटती है। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो एक पेरेंटल सेल जो है वो 4 डॉटर सेल बना रही होती है। तो ये जो 4 डॉटर सेल बनती हैं, इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर आता है पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर का हाफ आ जाता है, क्योंकि वो सेल डिवाइड हुई है ना, एक सेल का 2 बना देना, ठीक है।
एक सेल के दो बन गए तो क्या हो गया, आधा एक के पास आधा एक के पास चला गया, ऐसा समझ लो। किसी भी एक चीज का मान लिया एक बिस्किट के दो हिस्से करके हो गया, मतलब मियोसिस को सबसे इजी वे में ऐसे समझा सकती हूँ कि आप देखो आधा आधा पहुंच गया ना। सेम वे में क्रोमोसोम के साथ में हो जाता है कि वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं जब मियोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस मियोसिस अलग से अगर आप लोग को नहीं आ रहा होगा, आप मुझे एक बार के लिए इन्फॉर्म कर देना, मैं थोड़ा सा हल्का हल्का कुछ ओवरव्यू टाइप का आपको दे दूंगी कि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया है, राइट। तो ये हमने बात कर ली कि इन्हीं जो ये मियोसिस की प्रोसेस होती है, इसी के टाइम पे ये वेरिएशन की स्टार्ट हो जाती है। जो भी वेरिएशन ह्यूमन में आने होते हैं या हम जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्पीशीज है उनमें आने होते हैं, उनकी बात करें। अब हम बात करते हैं, पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करते हैं, पहले केवल हम एक जनरलाइज वे में अगर हम कहें तो जनरलाइज वे में ऐसा होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा। इसमें होता क्या है कि जो भी वो स्पेसिफिक वो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल में भी होता है। तो एक सर्टेन एज उसे ग्रोथ करना होता है, जब वो उस ग्रोथ की एज को कंप्लीट कर लेता है तब जाके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है। तो वो जो एक फेज होती है, जब तक कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होता है, मतलब वो ग्रोथ कर रहा है, बच्चे से वो बड़ा हो रहा है, उस फेज को जुवेनाइल फेज कहा जाता है, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज क्या होगी, जिसमें कि जिस फेज की कंप्लीट होने के बाद ही कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो पाता है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होती है, प्लांट्स में अलग होगी, ह्यूमंस में अलग होगी, एनिमल्स में, हर किसी के लिए अलग अलग होती है। लाइक अगर ह्यूमंस के लिए मैं कहूँ तो जो ये जुवेनाइल फेज होती है, जुवेनाइल फेज के एंड होने के लिए गर्ल्स में टाइम होता है 12 to 14 ईयर्स का और बॉयज में होता है 15-16 ईयर्स का। तो इस ड्यूरेशन के बाद ही वो उनके जो पूरा प्रॉपर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिस्टम उनमें प्रॉपर डेवलप हो पाता है, राइट। तो अब पहले हम बात कर लेंगे प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। सी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप लोगों की बुक में एक डायग्राम है फ्लावर का, उस डायग्राम को सबके सब अच्छे ढंग से बना लेंगे, पर ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये डायग्राम आपका एग्जाम में अलग से भी आ सकता है, पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो डायग्राम में मैं आपको पिक्चर इस वीडियो में मैंने ऐड करूंगी मैं बाद में, सो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको तब तक के लिए, क्योंकि आई थिंक चार्ट में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, आई थिंक लिटरली चार्ट में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सो एक फ्लावर के डायग्राम को अगर हम देखें, फ्लावर जो है खुद में क्या है, एक रिप्रोडक्शन की यूनिट है। हमको वो एक फ्लावर नजर आ रहा है, बट वो एक फ्लावर नहीं, वो उस प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। तो जो फ्लावर होता है ये दो टाइप के हो सकते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं दो टाइप के कैसे हो सकते हैं। पहला टाइप का फ्लावर होगा जिसमें कि उस प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही फ्लावर में होंगे, ठीक है। मतलब क्या होंगे, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ प्लांट ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर हम कहें, बाइसेक्सुअल मतलब जिनमें दोनों सेक्सेस एक ही साथ एक ही फ्लावर में हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका हिबिस्कस का। एक काम करना, जब आप ये वीडियो देखो बाहर जाना और एक हिबिस्कस सबके लिए बड़ा इजीली अवेलेबल रहता है, गुड़हल का फूल, तो गुड़हल का फूल लाना, वो जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिसको आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो और उसको देख के आप उसमें से समझ भी सकते हो। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको हिबिस्कस के फ्लावर से समझा दूंगी कैसे, उसमें कहाँ पर आपको कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखना है, राइट। तो एक फ्लावर में जो उसके मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, अगर हम कहें तो वो 4 होते हैं। उसको अगर हम बढ़ते हुए उसमें कहें तो देखिए, 2 तो ऐसे होते हैं जो कि एक्सेसरीज मतलब बस साथ देने के लिए पार्ट्स होते हैं, सेपल और पेटल, ठीक है। 2 होते हैं मेन, जिसमें एक होता है आपका कंप्लीट जो क्या कर रहा होता है, जिसका काम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो शो कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो कर रहा होता है उसे हम कहते हैं पिस्टल, ठीक है। अब स्टेमन में क्या क्या आते हैं, स्टेमन में आते हैं 2 चीजें, एक आ गया आपका एंथर और एक आ गया फिलामेंट। अभी एंथर और फिलामेंट अगर आप लोगों को सामने मिलता तो शायद आप लोगों को ज्यादा इजीली आप समझ पाते हैं इसको। फिर एंथर और फिलामेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंथर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, और ये किसमें आता है, एंथर और फिलामेंट मिलके अगर हम उन दोनों को एक साथ में कह रहे हैं हम उसे कहेंगे स्टेमन।
एंथर के अंदर मिलते हैं पॉलन्स। पॉलन क्या है? मेल गैमीट। अभी हमने बात करी थी 2 टाइप के गैमीट होते हैं, तो इनमें से एंथर के अंदर मिलता है मेल गैमीट, जिसे हम कह रहे हैं पॉलन। पॉलन नाम दिया जाता है उसे, ठीक है। अब एंथर और फिलामेंट हो गए मेल पार्ट। अब उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं इसी के फीमेल, एक फ्लावर के फीमेल पार्ट की। तो फीमेल पार्ट आपके कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे ऊपर जो दिखेगा ये स्ट्रक्चर में आपको, वो स्टिग्मा है, मतलब जहां पर कोई, अब देखिए स्टिग्मा को कैसे, आपको कैसे याद रखना है कि स्टिग्मा सबसे ऊपर, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। ओवरी सबसे नीचे है, याद हो जाएगा। स्टिग्मा स्टाइल में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, जहां पर कोई चीज स्टिक हो रही होती है, स्टिक, क्योंकि पॉलन वहां पर आके स्टिक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उससे इसको मैच करके आप, ऑल्दो उसके कारण इसका नाम स्टिग्मा नहीं है, लेकिन स्टिग्मा को आप कोरिलेट करने के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि अच्छा पॉलन जाके स्टिक होंगे स्टिग्मा में। तो स्टिग्मा सबसे अपर पोर्शन हो गया। उसके बाद एक ट्यूब्यूलर टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, उसको हम स्टाइल कहेंगे। देन एक कुछ राउंड शेप टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, उसको हम ओवरी कहेंगे। ओवरी के अंदर होता है ओवा। ओवा क्या हो गया? ओवा या ओव्यूल जिसे कहा जाता है। तो ये ओवा या ओव्यूल जो है, ये एक जो फ्लावर है उसका फीमेल, जो मेन गैमीट, फीमेल गैमीट होता है, वो होता है ओव्यूल। मेल गैमीट हो गया पॉलन, फीमेल गैमीट हो गया ओव्यूल। क्लियर? तो ये हो गया आपके फ्लावर का टोटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके साथ में पेटल किसे कहेंगे समझ में आ गया होगा। जो कलरफुल पत्तियां नजर आती हैं आपको, दैट इज पेटल। और जो उसके नीचे है, अब जैसे मैंने आपसे हिबिस्कस का प्लांट फ्लावर लेने को बोला है, तो हिबिस्कस के फ्लावर में जो पत्तियां नीचे, जिसमें ग्रीनिश का एक पोर्शन दिख रहा होगा, मतलब पत्ती का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही दिखता है, छोटा छोटा सा ग्रीनिश, तो वो हो गया आपका कौन सा? वो होता है आपका पेटल, सेपल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे यहाँ मीन्स जहां से वो पेटल्स जुड़े रहती हैं, वहां पर होता है सेपल। उसके ऊपर जो कलरफुल पत्तियां हो गई, दैट इज पेटल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, 3 हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो 2 होते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर मिलते हैं पॉलन। ये हो गया आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर। अब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? इसमें होता यह है कि एंथर में के अंदर, मैंने कहा कि एंथर में पॉलन्स होते हैं, तो एंथर से जो, जब एंथर, पहले एंथर मैच्योर होगा, बोला था ना कि एक फेज तक पहले वो हर, मतलब जो प्लांट है वो मैच्योर होने का एक पीरियड होता है, जिसे वैसे जुवेनाइल फेज कहते हैं, और प्लांट्स के लिए हम इसे वेजिटेटिव फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वेजिटेटिव फेज तक का टाइम होता है, उस तक में क्या होता है, वो एंथर मैच्योर होता है और उसके अंदर पॉलन बन रहे होते हैं। फिर एक टाइम आता है जबकि पॉलिन्स जो होते हैं उसके अंदर सारे मैच्योर हो जाते हैं, तो जो एंथर का बाहर वाला कवर होता है, एक मतलब वो लगाइए, कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर लगाइए, उसे एंथर समझिए। तो जो उसका बाहर का कोट होता है वो फट जाता है, और जितने भी उसके अंदर के पॉलिन्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जिन भी फ्लावर्स की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ये एंजियोस्पर्म फैमिली में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे आपको जमीन पे मिलने वाले जितने पौधे हैं वो होते हैं मैक्सिमम इसमें, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब ये हमने कहा कि जो एंथर है बर्स्ट करेगा और उसके अंदर से पॉलन निकलेंगे, तो इनके पास मीडियम क्या होता है, या तो ये एयर को मीडियम लेते हैं, या ये जो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इनके थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। मूव कहाँ करना होता है? इन पॉलन्स को मूव करना होता है अब स्टिग्मा तक, सो दैट ये स्टिग्मा में जाएंगे, स्टिग्मा से ये फिर स्टाइल के थ्रू ओवरी में पहुंचेंगे, ओवरी में ही ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे, इसके लिए, ठीक। तो एंथर का हमने बता दिया आपको कि जो एंथर की बर्स्ट होने के बाद पॉलन्स का मूवमेंट वाला प्रोसेस जो होता है, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। समझ में आ गया? पॉलिनेशन मतलब पॉलन्स का मूवमेंट, एंथर से मूव कर रहे हैं वो कहाँ की ओर को, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, स्टिग्मा की ओर को मूव कर रहे हैं, सो दैट कि आगे जाके वो क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर सके, राइट। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इसकी बात बताऊंगी जो कि मैं अब। तो फिलहाल पॉलिनेशन क्या हो गया, पॉलिन्स का मूवमेंट होता है जो कि एंथर से होता है और स्टिग्मा तक होता है, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के लिए हमेशा क्या होता है, आपको जो ये फ्लावर्स होते हैं इनको कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है। ऐसा एक मीडियम जैसा ऐसा वाला हो सकता है जिसको हम एयर मीडियम ले सकते हैं, या मैक्सिमम टाइम पे जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं वो इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े पेड़ों में लगे हुए दिखते हैं ना आपको, तो ये क्या करते हैं, चाहे हनी बी ले लीजिए आप, या फिर और कोई भी छोटे आपको कोई भी बाहर दिख रहे हो उसमें कीड़े जो दिखते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, वो सारे के सारे जो, और मैक्सिमम क्या होते हैं, उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई पॉलिनेशन की, पॉलन के मूवमेंट की।
इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए हमने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट समझ लिया। मेल गैमीट हो गया पॉलन्स, फीमेल गैमीट हो गया आपका ओव्यूल। अब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन, उन दोनों का फ्यूज होके एक प्रोजेनी बनाना, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज होने से, के फ्यूजन से एक नई प्रोजेनी का डेवलप होना। और इसमें क्या होगा, हमेशा मेल गैमीट भी हैप्लॉइड नंबर का होता है, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड नंबर का होगा, बट जो एम्ब्रियो बनेगा वो हमेशा डिप्लॉइड नंबर का होगा। मतलब जो पेरेंट प्लांट है या पेरेंट जो भी ऑर्गेनिज्म पेरेंट जो है उसके बराबर क्रोमोसोम नंबर का वो एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई आपकी फर्टिलाइजेशन की। क्या प्रोसेस हो गई, जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होके एक नई प्रोजेनी बना रहे हैं, जो प्रोजेनी बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल क्रोमोसोम नंबर वाली होती है। ठीक है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम नंबर वाली होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकती, क्रोमोसोम नंबर दोनों में सेम होगी। ये प्रोसेस हो गई आपकी फर्टिलाइजेशन की। तो जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसी के बाद फिर जो ये एम्ब्रियो बना है फिर धीरे 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 करके ये डेवलप होता है, डेवलपमेंट की स्टेजेस आती है बहुत लंबी। उसके बाद अल्टीमेटली जो ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ है किसमें कन्वर्ट होता है, ये एक सीड बनता है। इससे क्या बनता है, बीज, सीड बनता है इससे। वो सीड क्या है, अब देखिए सीड क्या हो गया, यानी सीड हो गया जो उस पेड़ का एक्चुअल में प्रोजेनी है। अब ये सीड जहां पर उगेगा वो सेम वैसा ही प्लांट बना देगा ना, जैसा प्लांट मेन है। मान लीजिए आप मैंगो का एग्जांपल लीजिए, आप मैंगो ट्री में आप मैंगोज रखते हैं, आप मैंगो खाते हैं, जो अंदर का पोर्शन बचता है दैट हार्ड कवर टाइप का, वो जो गुठली बोलते हो, तो वो जो पोर्शन होता है वो क्या है, एक्चुअल में वो मैंगो का सीड है। उसको अगर आप जमीन में डालोगे मैंगो का नया प्लांट लग जाता है। तो बस यही चीज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है किसमें, एज अ सीड, एक सीड बन जाता है वो। और जो उसके चारों ओर ये ओवरी वाला पोर्शन था, जो फ्लावर का ओवरी वाला पोर्शन बता रखा आपको, ये जो ओवरी वाला पोर्शन है ये फ्लैशी सा हो जाता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फ्लैशी मटेरियल भर जाता है जो प्लांट इसको देता है। और उसके कारण वो जो बाहर वाला ओवरी वाला पोर्शन है वो क्या बना देता है, फ्रूट। समझ गए, तो एम्ब्रियो जो ओव्यूल था प्लस पॉलन था उसने मिलके एम्ब्रियो बनाया। ये एम्ब्रियो डेवलप हो गया सीड में, और जो बाहर उसके बाहर से ओवरी थी, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी। ओके, तो उसमें से ओवरी वाला पोर्शन, स्टाइल स्टिग्मा तो मतलब धीरे धीरे करके वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ओवरी वाला पोर्शन क्या कर देता है, वो उसके बाहर से फ्रूट बन जाता है। इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होती है एक फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक, ऑल्दो मैं इसको एक बार वीडियो में पढ़ाने के बाद मैं फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे उसमें ऑडियो में भी समझाऊंगी, पर एक बार में अगर वीडियो में हो जाए तो ज्यादा बेटर है, राइट। तो ये हो गया हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर का है कैसे हो रहा है। इसमें अब एक डायग्राम और आपका आता है जिसमें कि पॉलन्स कैसे ओवरी तक पहुंच रहे हैं और वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को भी हम देख लेते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए ओवरी का एक स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, और वो मैं पिक्चर में लगाए रहूंगी साथ में। तो उसमें आपको क्या दिखेगा, पहले हमने एक ओवरी का स्ट्रक्चर में कहा था, ये हो गया पोर्शन स्टिग्मा वाला, ये जो पतला वाला दिख रहा है स्टाइल, ये नीचे हो गया ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा वाले पोर्शन से पॉलन ग्रेन आके अटैच हो गए। उड़ के आए, मैंने बताया था पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई, पॉलिनेशन की प्रोसेस होने से पॉलन आपके स्टिग्मा में अटैच हो गए। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जाके ये पॉलन ग्रेन जो है ये डेवलप होना शुरू होते हैं, ये ग्रोथ करना शुरू करते हैं, जर्मिनेट होना शुरू करते हैं। तो जब ये जर्मिनेट होते हैं तो इनसे एक पॉलन ट्यूब बननी शुरू होती है। ये पॉलन ट्यूब यहाँ से इतनी लंबी बनती है कि यहाँ से पहुंचती है ओवा के पास तक, ओवरी के अंदर जाके ओवा के पास तक, जो ओव्यूल बैठा है उस ओव्यूल के पास तक ये पॉलन ट्यूब पहुंचती है। और इस पॉलन ट्यूब जो बन गई है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू जो इस पॉलन का मेल जर्म सेल होता है वो मूवमेंट करता है, पॉलन ग्रेन से निकल के ये पहुंचता है यहाँ पर ओव्यूल के पास में, और इस ओव्यूल के साथ में जाके ये फर्टिलाइज हो जाता है। यहाँ पर ये ओव्यूल की सेल है, ये यहाँ पर मेल जर्म सेल आई, यहाँ पर मिल गई, n नंबर की ये सेल थी, n नंबर की ये सेल थी। तो ये जो अब एम्ब्रियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, 2n नंबर का एम्ब्रियो बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका कैसे हम कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। सी, कभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, नोट डाउन करते रहिएगा जब भी मैं इसमें कुछ बोल रही होती हूँ तो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चाहे आप बुक में नोट करें, जैसे आपकी बुक होगी उसमें आप साथ में नोट करते जाएं कि क्या बोला था।
सो दैट कि आप अपना आंसर खुद फ्रेम कर सकें, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। बायोलॉजी रट के किसी काम की नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक बायोलॉजी काम की, राइट। सो नाउ अब हमने बात कर ली यहाँ पर जो सीड था वो बनने की। सीड में आप देखिए, सीड का स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, उसको भी मैं वीडियो में डालूंगी। तो उस सीड के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक सीड आपको ओपन करके, एक डाइकॉट सीड आपको ओपन करके दिखा रखा होगा। उसके मिड में आपको एक कुछ एक पॉइंट टाइप का दिखेगा। तो इसमें से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है पॉइंट का, उसे कहते हैं प्रीम्यूल, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं रेडिकल। अब ये सीड में ये क्या काम कर रहे होते हैं? जो प्रीम्यूल वाला पोर्शन होता है ये आपका शूट में रहता है, यानी कि जो लैंड से ऊपर को उठ रहा होता है एक प्लांट का जितना भी पार्ट, वो बनाता है प्रीम्यूल। और जो रेडिकल होता है ये लैंड से नीचे को जाने वाला पोर्शन, यानी कि रूट बनाता है रेडिकल। तो रेडिकल और प्रीम्यूल मिलकर ही एक्चुअल में एक प्लांट को बना रहे होते हैं। जो साइड में आपको ये दोनों ओर से लगे हुए दिखते हैं ना, कॉटिलीडन कहते हैं। और इन कॉटिलीडन्स का काम केवल एक होता है कि जिस समय रेडिकल और प्रीम्यूल को ग्रोथ करनी होती है उस समय उनको फूड मटेरियल प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि अभी वो ग्रीन नहीं है। जब एक प्लांट जर्मिनेट हो रहा होता है, जर्मिनेट होते ही थोड़ी ना कोई वो खाना बनाना शुरू कर सकता है। तो उस तब तक जब तक कि उसकी लीव्स इसके लिए कैपेबल ना हो जाए तब तक उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए ही जो आपको ये दो साइड में लगे हुए दिखते हैं कॉटिलीडन्स, ये कॉटिलीडन उनको वो फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में आप सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको इसमें दो चीज करनी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को बताइए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बनाइए, सो दैट कि वो आपको याद हो जाए। इस बार का पेपर क्योंकि आपके चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कम हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो पेपर आए वो थोड़ा इन डेप्थ ज्यादा आए, तो इसलिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आप उसे बना लेंगे। अब मैं वो जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनको एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका क्या काम होता है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, इसके मेन ऑर्गन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे मेन ऑर्गन इसमें आता है वो होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस की लोकेशन हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं होता। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन होना होता है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के अंदर उन्हें नहीं मिल सकता। उस बॉडी के अंदर के टेम्परेचर पे कभी भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी से बाहर मिलते हैं। ठीक है, जो ये टेस्टिस होते हैं ये स्क्रोटम नाम के एक पाउच के अंदर रहते हैं। एक पाउच, उसके बाहर का जो कवर होता है उसे स्क्रोटम कहते हैं। तो उसके अंदर ये रहते हैं। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन, इससे एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है वो सिक्रेट हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के दो काम रहते हैं। पहला काम तो हो गया कि वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है। सेकंड काम हो गया कि जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं बॉयज में वो सारे के सारे इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। हाइट, जो वॉइस, बाहरी वॉइस है, और जो मसल्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो आती हैं ये सारी की सारी किसके कारण आ रही होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आ रही होती है, राइट। अब नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कि बाकी इसका फंक्शन क्या होता है। तो टेस्टिस में क्या हो रहा है? स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। स्पर्म क्या है? स्पर्म होते हैं मेल गैमीट। जो मेल और फीमेल गैमीट की बात करी थी, इसमें से मेल गैमीट क्या है? स्पर्म है, राइट। उसके बाद जो टेस्टिस के बाद टेस्टिस जुड़े रहता है वासा डिफरेंसा से। तो वास डिफरेंस क्या काम कर रहा होता है? वो जो टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है उनका मूवमेंट कराता है वहां से, सो दैट कि अल्टीमेटली वो बॉडी के आउटसाइड जा सके। ठीक है, क्योंकि जब वो बॉडी का आउटसाइड जाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल रहेगा। सो यहाँ से क्या हो रहा है? टेस्टिस से स्पर्म जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं वास डिफरेंसा के थ्रू। जो वास डिफरेंस है ये आगे जाके जो यूरेटर से आ रही जो ट्यूब होती है उसके साथ में जाके ये फ्यूज हो जाता है। उसके बाद इसे क्या बोला जाता है? इसे यूरेथ्रा बोला जाता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा क्या है? ये कॉमन ओपनिंग होती है स्पर्म की आउटगोइंग प्लस यूरिन की आउटगोइंग, दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग होती है यूरेथ्रा, राइट। इसके बाद जो हम थर्ड बात करेंगे तो जो यूरेथ्रा होता है इसमें सेमिनल वेसिकल और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, दो की ओपनिंग भी इसमें होती है। अब सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल क्या रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों का जो रोल है वो ये है कि ये सर्टेन काइंड ऑफ कुछ लिक्विड जो है ये यूरेथ्रा में डाल रहे होते हैं। उसके दो रोल रहते हैं जो भी ये लिक्विड एड ऑन कर रहे हैं। कि पहली बात तो स्पर्म का मूवमेंट जो होता है वो स्मूथ मूवमेंट होता है क्योंकि वो कुछ लुब्रिकेंट से लिक्विड होते हैं।
दूसरा इसका जो रोल होता है वो ये रहता है कि इसके कारण जो स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि स्पर्म को वहाँ से ओवा से फ्यूज होने तक के लिए, उतने टाइम ड्यूरेशन तक के लिए उसको न्यूट्रिशन की नीड होती है। तो वो न्यूट्रिशन की नीड पूरी कर रहे होते हैं जो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो भी ये लिक्विड होते हैं उनके कारण। ठीक है, तो ये होगी लास्ट में जो इसका मेन जो लास्ट ऑर्गन रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज पेनिस। तो पेनिस का रोल क्या होता है कि ये मतलब फाइनल आउटगोइंग है, फाइनल हम कह सकते हैं कि ये एग्जिट है जहाँ के थ्रू स्पर्म का मूवमेंट होता है बाहर को। ठीक है, ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये जब भी आप पढ़े उसके साथ में आप लोग अपना डायग्राम जरूर बनाते रहिएगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखें कि उसमें कौन कौन सी मेन ऑर्गन्स हैं और क्या क्या कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं, तो सबसे मेन जो ऑर्गन होता है उसमें ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सेकेंड उसके बाद आती है जो ओवरी को जोड़ रही होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बाद में ये ओपन हो रहा होता है यूट्रस में। यूट्रस जो है उसका ओपनिंग होती है सर्विक्स में, और सर्विक्स की अल्टीमेटली ओपनिंग हो जाती है वेजाइना में। ये हो गया कंप्लीट एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक मेन डिफरेंस ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है उस टाइम पे ही उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि उसकी ओवरी में 1000 ऑफ नंबर में जो अनडेवलप्ड एग्स जो होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। अगले 13-14 साल के लिए ये इस सिस्टम में कोई चेंज नहीं आता, बट 13-14 ईयर की एज में जब प्यूबरिटी की एज आती है उस एज में आके इनका जो सेकेंडरी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फीमेल में, गर्ल्स में, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद जाके जो इनमें एग्स जो होते हैं, ओवा जो होता है वो मैच्योर होना स्टार्ट करता है। ठीक है, और जो ये एग है या जिसे हम ओवा कह रहे हैं, तो ये ओवा क्या हो गया, ये फीमेल जो गैमीट है उसको हम ओवा कह रहे हैं, राइट। तो अब क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव दोनों का पढ़ लिया। ओवरी में ये ओवा जो है प्रोड्यूस होता है, वहां से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये पहले कहाँ जाएगा, यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस के बाद फिर ये यहाँ से इसके बाहर को ये डिस्चार्ज हो जाता है। वो जो ये डिस्चार्ज होने की जो एक प्रोसेस होती है इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि जितनी भी फीमेल्स होती हैं उन सब में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन की अपनी अलग होती है और जितने भी बाकी एनिमल्स भी जितने होते हैं उनमें भी हर किसी में उनकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बस टाइम ड्यूरेशन अलग अलग रहता है किसी का, राइट। तो अब क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है ये होता है कि फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, इसमें ह्यूमंस के केस में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, स्पर्म और ओवा जब फ्यूज होते हैं तो फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा। अगेन वही एम्ब्रियो, जैसे हमने प्लांट की बात करी थी, एम्ब्रियो क्या रहेगा, जैसे एक प्लांट में एम्ब्रियो का रहता है वैसे यहाँ भी रहता है कि धीरे धीरे वो डेवलप होगा। बस यहाँ पर जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो एम्ब्रियो डेवलप होकर फीटस बनता है। ठीक है, और ये फीटस कहाँ बन रहा होता है, ये फीटस कहाँ डेवलप हो रहा होता है, ये हो रहा होता है जो मदर की यूट्रस में। ठीक, मदर की यूट्रस में डेवलप होता है, और इस फीटस को जब तक ये फीटस मदर की यूट्रस में रहता है, मीन्स 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में जब ये मदर की यूट्रस में होता है, उस टाइम पे इसको जो न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है उसके लिए क्या होता है, एक अलग से एक स्ट्रक्चर उस टाइम पे बनता है। अगर कोई जब एक फीटस मतलब बन रहा होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ होता है, फीटस बनता है, उसी टाइम पे एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा के अंदर ये फीटस जो होता है ये सेफ रहता है, उस प्लेसेंटा के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आ सकती। और जो नेवल कॉर्ड होती है, जिसे हम बेली बटन भी बोलते हैं, नेवल कॉर्ड नाभि, तो इसके थ्रू ये जो फीटस होता है ये अपनी मदर से जुड़ा रहता है, और मदर के ब्लड के थ्रू वहाँ जो ये नेवल कॉर्ड है इसके थ्रू केवल मदर का ब्लड जो है ये फीटस तक पहुँचता है। और क्योंकि उस ब्लड में सारे के सारे जो भी मदर ने न्यूट्रिएंट लिए होते हैं या फिर इवन उसकी बॉडी में स्टोर्ड न्यूट्रिएंट भी जो होते हैं वो सारे के सारे उस फीटस को ऑटोमेटिकली उस नेवल कॉर्ड के थ्रू मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प कौन कर रहा होता है, मतलब सारा न्यूट्रिशन देने के लिए प्लेसेंटा प्लस नेवल कॉर्ड, दो चीज मिलकर फीटस की डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं। तो ये हो गया आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेन चीजें। इसके बाद आप लोगों की जो भी क्वेरी होंगी उससे जिससे इसके रिगार्डिंग उसको फिर हम बाद में एक साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो पहले आप इसको एक बार के लिए बनाएं और यस फ्लावर का डायग्राम, सीड का डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी का डायग्राम, ये 5 डायग्राम है जो इस चैप्टर से आपको बिल्कुल बाय हार्ट रटे हुए होने चाहिए। कहीं पर कोई चीज बनाना समझ में ना आए, यू आर फ्री टू आस्क, लेकिन पूछना जरूर, सो दैट कि मुझे भी पता चलना चाहिए आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप इतने को पढ़िए, उसके बाद हम देखते हैं हमें आगे को नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या बनती है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू लर्निंग। हैव अ गुड डे।